So, hello everyone. I hope you all are doing good, and I am very sorry that I couldn't take class for a long time. For the last 1 week, I have been a little busy. So, there was the last chapter that we were doing in BCK, chapter number 6. इसका last lecture हमारा बचा था. There were few terms that I haven't discussed yet. तो वो सारे टर्म्स जो है आज हम कंप्लीट करेंगे. सो टुडे आवर चैप्टर नंबर 6 विल बी ओवर एंड इसके साथ हमारा बीसीके का पोर्शन भी खत्म हो जाएगा. आई होप आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हैं. अगर नहीं देखे हैं तो काइंडली प्लीज गो बैक टू माय चैनल एंड देयर आर ऑल द लिंक्स, ऑल द क्लासेस आर देयर. Please go ahead and watch that. Okay, so let's move ahead with the chapter. जो last portion है हमारा उसके साथ हम move on करते हैं and let's see what are the portion that we haven't done yet. तो हमने बैंकिंग टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करी थी एंड बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में मैंने आपको लास्ट समझाया था एडीआर, इजंट इट. हमने लास्ट एडीआर कर लिया था. मैंने आपको बताया था अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट क्या होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट क्या होता है. इसको हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में कर लिया था. लेट्स मूव अहेड विद द ब्रिज फाइनेंसिंग, जो हम आज स्टार्ट करेंगे कि ब्रिज फाइनेंसिंग आखिर होता क्या है. Now please pay attention to whatever I am saying here, because अगर आप क्लास में attention पे करेंगे and you just listen to me, आपका जितना भी MCQs है वो आप आराम से आंसर कर पाओगे. तो यहाँ देखिए प्लीज. अब होता क्या है, सपोज फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस मैन ए, ठीक है. इसको एक घर लेना है, एक हाउस लेना है एंड उसको वो हाउस बड़ा पसंद आया. ओके, उसको वो हाउस बड़ा पसंद आया. तो ये हाउस की कॉस्टिंग थी 1 करोड़. इस हाउस की कॉस्टिंग थी 1 करोड़ और ये हाउस ये खरीदने वाला था फ्रॉम बी, ठीक है ना. अब बी ने ए को कहा कि मैं तुमको ये हाउस बेच दूंगा 1 करोड़ में, बट यू नीड टू बुक इट. लाइक आपको एक डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, आपको कुछ तो एक पेमेंट देना पड़ेगा ना टू बुक योर परचेज. ओके, तो इसने बोला कि यू नीड टू पे मी व्हाट, यू नीड टू पे द डाउन पेमेंट फॉर द हाउस, ठीक है ना. आपको एक तरीके से अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का मतलब होता है कि कोई चीज खरीदने से पहले आप एक तरीके से डाउन पेमेंट करते हो, उसको हम अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करते हैं. हम इसको और डिटेल में आगे करेंगे. तो बी ने कहा कि मैं आपको बेच दूंगा बट यू नीड टू डू व्हाट, यू नीड टू पे मी द डाउन पेमेंट. अब ए के पास इतने पैसे नहीं थे, ठीक है. उसको कितना पे करना था, उसको करीब करीब 30 लाख पे करना था, ठीक है. ए के पास इतना पैसा नहीं था. ए ने कहा कि 1 वीक रुक जाओ, 1 वीक के बाद मेरे पास पैसे आ जाएंगे, या 1 मंथ के बाद. ए ने कहा 1 मंथ के बाद मेरे पास पैसे आ जाएंगे एंड देन आई विल पे यू. तो बी कहता है कि आई विल वेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मुझे कोई और बेटर परचेजर मिल जाएगा तो मैं ये घर उसको बेच दूंगा. मैं आपके लिए वेट करूंगा, बट अगर उस बीच में 1 मंथ में मुझे कोई और मिल जाएगा तो मैं आपको ये घर उसको बेच दूंगा. मेरी बात समझ में आ गई. ए को लेकिन ये घर ही चाहिए, ए को बड़ा पसंद आया ये घर. तो ए क्या करे. अब ए ने क्या किया, ए ने बैंक के पास जाता है और बैंक से लोन लेता है. लोन में बैंक ने उसको कहा कि 1 मंथ लेना पड़ेगा. तो अब बैंक उसको 1 मंथ के बाद लोन देगा, तो बैंक के पास तो ऑप्शन खत्म, क्योंकि बैंक उसको 1 मंथ के बाद लोन देगा. तो ए ने बी को कहा कि बैंक मुझे 1 मंथ के बाद लोन देगा तो तुम मुझे 1 मंथ के बाद ये दे देना घर. तो बी ने उसको क्या कहा, बी ने कहा कि मैं 1 मंथ वेट करूंगा, लेकिन अगर किसी और ने खरीदा और मुझे बेटर प्राइस दिया तो मैं उसको बेच दूंगा. इतनी बात आपको समझ में आ गई. तो ए अब क्या करेगा, ए 1 मंथ के लिए जो उसको पैसे चाहिए वो क्या करेगा, अपने दोस्त के पास गया. किसके पास गया, वो सी के पास गया. सी को कहता है कि देखो मुझे 30 लाख की जरूरत है, तुम मुझे 1 मंथ के लिए 30 लाख दे दो, 1 मंथ के बाद मुझे बैंक लोन दे देगी तो मैं तुमको रिटर्न कर दूंगा. मेरी बात समझ में आ गई. तो देखो, घर खरीदने के लिए, ये घर परचेज करने के लिए जो मेन लोन था, जो आपका एक्चुअल लोन था, वो कहां से आना था, वो आना था बैंक से. किसको देना था, बैंक को देना था. लेकिन बैंक टाइम लगा रही थी, 1 मंथ का टाइम लगा रही थी बैंक. समझ में आया ना. तो वो 1 मंथ का गैप को कवर करने के लिए उसने क्या किया, कहीं और से सिर्फ वो 1 मंथ के लिए उसने क्या किया, लोन ले लिया. अपने दोस्त से उसने 30 लाख लिए डाउन पेमेंट के लिए और उसने बी को दे दिए, ठीक है ना. तो इसको कहते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग. मतलब ये क्या होता है कि आपका शॉर्ट टर्म लोन आप लेते हो, कब, किसके लिए, लॉन्ग टर्म लोन
लेट आ रहा है उसको फिल करने के लिए आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म लोन लेते हो। तो ये आपका शॉर्ट टर्म लोन है, दिस इज योर शॉर्ट टर्म लोन, राइट। इसको आप लेते हो क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन आने में अभी टाइम है, तो उस टाइम को फिल करने के लिए आप शॉर्ट टर्म लोन लेते हो। इसको क्या कहते हैं? ब्रिज फाइनेंसिंग, मतलब कि दो टाइमिंग को आप ब्रिज कर रहे हो, दो फाइनेंसेस को आप ब्रिज कर रहे हो, उसको कहते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। प्लीज सी हियर, इट इज ए लोन वेयर टाइम एंड कैश फ्लो बिटवीन द शॉर्ट टर्म लोन एंड द लॉन्ग टर्म लोन इज फिल्ड अप, मतलब कि वो 1 मंथ को आपने क्या किया? भर दिया है विद द शॉर्ट टर्म लोन। समझ में आया? ब्रिज फाइनेंसिंग बिगिंस एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट लोन। आपका फर्स्ट लोन जो है, फर्स्ट लोन कौन सा हुआ? इस केस में आपका फर्स्ट लोन ये है, फर्स्ट लोन ये है, और यहां पे आपका ये सेकेंड लोन हुआ। तो आपने जो है फर्स्ट लोन के स्टार्टिंग में आपने ब्रिज फाइनेंसिंग को स्टार्ट किया ना, फर्स्ट लोन लिया तब आपने ब्रिज फाइनेंसिंग को स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही आपने सेकेंड लोन लिया, जैसे ही बैंक आपको लोन दे देती है, आपकी ब्रिज फाइनेंसिंग उधर खत्म हो जाती है, आपका शॉर्ट टर्म लोन उधर ही खत्म हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आई ना आपको क्या बोल रही हूं मैं? तो देखो यहां पे अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूं क्या कि मैंने अपना ब्रिज फाइनेंसिंग, जो मेरा ब्रिज फाइनेंसिंग है उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई? उसकी स्टार्टिंग हुई सी से लोन लेके, है ना। और इस ब्रिज फाइनेंसिंग की एंड कहां से हुई? बैंक से जैसे ही मैंने लोन लिया तो उसका एंड हो गया ना एंड। क्लियर? समझ में आया ना? इसी को कहते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। इट बेसिकली डज व्हाट? इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन टू लोन्स, हेंस कॉल्ड गैप फाइनेंसिंग। ऑल्सो इट इज अ इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज इसको मार्क कर लीजिए, आपके एमसीक्यू में आपको गैप फाइनेंसिंग का ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो समझ में आ गया? आई होप आपका ये क्लियर है व्हाट इज ब्रिज फाइनेंसिंग। लेट्स मूव अहेड नाउ। व्हाट इज अ बाउंस चेक? इट इज वेरी इजी। आपने सुना होगा कि बाउंस्ड चेक क्या होता है। अगर आपके बैंक अकाउंट में फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज आपके बैंक अकाउंट में, इट इज योर बैंक अकाउंट, ओके, एंड इन योर बैंक यू हैव ओनली ₹10,000, आपके बैंक में सिर्फ 10,000 रुपए है, और आपने एक पार्टी को, ए को आपने चेक इशू किया। आपने क्या किया? आपने चेक इशू किया 15,000 का। अब मुझे एक बात बताइए, जब ए क्लियर करने जाएगा, जब ए ये चेक को क्लियर करने जाएगा, तो क्या उसको 15,000 मिल जाएंगे? क्या नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि आपके बैंक में 10,000 है भाई साहब। आप कैसे अब 15 आई एम सो सॉरी, आप कैसे 15,000 दे रहे हो? आपके बैंक में 15,000 तो है ही नहीं। समझ में आया? तो इसको कहते हैं चेक का बाउंस होना बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट बैलेंस इन योर अकाउंट। When there are not enough sufficient balance in the bank account and hence bank refuses to encash the check, तो बैंक आपका चेक को क्लियर नहीं करेगी और आपको 15,000 रुपए नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिसने चेक इशू किया है उसके बैंक में 10,000 रुपए हैं। आपने ए को चेक दिया था 15,000 का, आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 10,000 था, तो ऑफकोर्स आपका चेक बाउंस होने वाला है, क्योंकि आपके बैंक में 15,000 है ही नहीं। तो बैंक आपको कैसे, बैंक ए को पैसे कैसे दे सकती है? समझ में आया ना? तो बाउंस चेक का मतलब होता है जब आपके पास इनफ पैसा नहीं होता बैंक में, और फिर आपका बैंकर क्या करता है? आपको चेक इशू करने से मना कर देता है। नाउ डेट सेटलमेंट। नाउ व्हाट इज डेट सेटलमेंट? वेरी इजी टॉपिक्स दीज आर, ओके, बहुत इजी टॉपिक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ सुन लो ना। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने कोई लोन लिया है, ठीक है ना, लोन आपने लिया है फॉर एग्जाम्पल 50 लाख का, ठीक है, और 50 लाख पे आपका इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है फॉर अराउंड 24 लाख नहीं, 2,40,000 का सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरेस्ट कुछ लग रहा है। तो आप क्या कर रहे हो? आपने जिससे लोन लिया है उससे आप निगोशिएट करते हो, निगोशिएट करके आप बोलते हो, लास्ट में जब आप इंस्टॉलमेंट्स दे रहे होते हो, पेमेंट कर रहे होते हो, तो आप बहुत बहुत पैसा दे रहे हो, एक साथ इंस्टॉलमेंट्स चुका रहे हो, और आप निगोशिएट करते हो कि देखो मैं इतनी जल्दी जल्दी सेटल कर रहा हूं डेट, तो तुम मुझसे 2,40,000 क्यों ले रहे हो? तुम मुझसे 2 लाख ले लो। मेरी बात समझ में आ गई? वेर यू निगोशिएट द प्राइस विद द लेंडर ऑफ द लोन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंस्टॉलमेंट। आप अपने इंस्टॉलमेंट को रिड्यूस करने के लिए आप अपने लेंडर से क्या करते हो? उसको पैसा कम करने को, अपना इंस्टॉलमेंट का जो वैल्यू है उसको कम करने को आप निगोशिएट करते हो।
समझ में आया ना? एंड द रेट ऑफ पेमेंट एंड इंश्योर्स अ फास्ट गारंटीड रिपेमेंट। आप कहते हो कि मैं इतनी जल्दी जल्दी रिपेमेंट कर रहा हूं, मैं इतने जल्दी जल्दी सारी चीजें दे रहा हूं आपको, तो क्यों ना आप मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, क्यों ना हम नेगोशिएट कर लेते हैं थोड़ा सा और मुझे कुछ अमाउंट का डिस्काउंट दे दो। इसको कहते हैं डेट सेटलमेंट। देखो ये तीन वाला जो तीनों पोर्शन जो है ना, डेट सेटलमेंट, डेट रिपेमेंट एंड डेट रिकवरी, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। तो यहां पे आप बगल में लिखो, इसमें आप क्या करते हो? निगोशिएट करते हो टू रिड्यूस। क्या रिड्यूस? इंस्टॉलमेंट को रिड्यूस करने के लिए आप निगोशिएट करते हो। समझ में आया ना? लेट्स मूव फर्दर नाउ। अब डेट रिपेमेंट क्या होता है? डेट रिपेमेंट का मतलब क्या हो गया कि आपका जो डेट था वो आपने क्या कर दिया? वो आपने रिपे कर दिया। इट इज अ प्रोसेस where process of repayment of the debt along with the interest, sometimes consolidation that is provided is also the debt repayment। मतलब क्या हुआ? आपका लोन था 50 लाख, आपको रिपे करना है, एज सिंपल एज दैट। आपने कोई निगोशिएशन नहीं किया है। यहां पे नो निगोशिएशन लिखो, यहां पे लिखो नो निगोशिएशन। तो ये जो वर्ड्स मैं आपको बता रही हूं, ये एग्जाम में आपको हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिपेमेंट्स, रिकवरी और सेटलमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पे क्या होता है? आपका निगोशिएशन नहीं होता है, इट इज जस्ट द रिपेमेंट। यहां पे सिर्फ रिपेमेंट होता है। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना प्लस द इंटरेस्ट, इन दोनों को आप क्या करते हो? रिपे कर देते हो। बस उसी को हम क्या कहते हैं? डेट रिपेमेंट। एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। लेट्स मूव फर्दर विद डेट रिकवरी। अब कभी कभी क्या होता है? कभी कभी होता है कि कुछ कुछ लोग होते हैं जो आपके पैसे आपको लौटाते नहीं हैं। तो आप क्या करते हो? अब सपोज फॉर एग्जांपल बैंक से ए ने लोन लिया, बैंक से ए ने लोन लिया 10 लाख का, ठीक है ना? अब ए क्या कर रहा है? ए को टाइम दिया गया है 5 इयर्स का, लेकिन ए 5 इयर्स हो जाते हैं और उसके बाद उसको कोई पैसा नहीं देता, बैंक को कोई पैसा नहीं मिलता। अब बैंक क्या करता है? किसी को हायर करता है या तो कोई और मींस यूज करता है, एनी मींस, घर सेल करने का मींस, कोलैटरल्स को सेल करने का मींस। कोलैटरल समझते हो ना? जो चीज आप गिरवी रखते हो उसको सेल करने का मींस। मतलब हर तरीके से वो क्या करेगा? वो कोई इनिशिएटिव लेगा, कोई स्टेप लेगा टू रिकवर द अमाउंट विच हैज बीन टेकन एज अ लोन। वो स्टेप्स लेगा जिससे वो सारी चीजें जो लोन उसका लिया गया है वो वापस आ जाए। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डेट रिकवरी। इट इज अ प्रोसेस दैट इज इनिशिएटेड बाय द बैंक एंड लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस बाय वेरियस प्रोसीड्योर्स। और बहुत कुछ हो सकता है। आप धमकी दे सकते हो, आप किसी गुंडे को हायर कर सकते हो, आप अपने कोलैटरल्स को बेच सकते हो। करना नहीं चाहिए गुंडे को हायर करना, मतलब मैं ऐसी बोल रही हूं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि आप अपना पैसा को रिकवर कर सकते हो, लाइक डेट सेटलमेंट और सेलिंग ऑफ कोलैटरल्स। कोलैटरल्स का मतलब जो चीज आपने गिरवी रखी है, जो चीज आपने मॉर्गेज भी रखा है, उसको आप बेच देते हो और फिर उससे आप पैसा रिकवर करते हो। समझ में आया? तो रिकवरी भी क्या है? इसमें बैंक इनिशिएट करती है और बहुत सारे तरीके लगाती है जिससे उसको पैसा वापस मिल जाए। तो तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्या था मैंने अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द मोस्ट इजी टॉपिक विच इज ई कैश। नाउ व्हाट इज ई कैश? आफ्टर डीमोनेटाइजेशन यू ऑल नो कि आपका बहुत सारा पेमेंट जो है वो गूगल पे के थ्रू हो रहा है, वो इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। आप ट्रांसफर कर रहे हो फंड्स को थ्रू पेटीएम, गूगल पे, एंड देयर आर वेरियस काइंड ऑफ एप्स दैट हैज कम, जिसके थ्रू आप अपने सारे पैसे को यहाँ वहां ट्रांसफर कर रहे हो। बस उसी को हम क्या कहते हैं? ई कैश कहते हैं। इसको क्या हुआ? ये इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कैश, द डिजिटल कैश, जिसमें जो आप ट्रांसफर करते हो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू आप ट्रांसफर करते हो, कंप्यूटर, इंटरनेट, अदर नेटवर्क्स के थ्रू आप ट्रांसफर करते हो फंड्स को। समझ में आया? ई कैश। नेक्स्ट इज योर अर्ली विड्रॉल पेमेंट पेनल्टी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इजी है बट इट इज न्यू, सो प्लीज अंडरस्टैंड। अर्ली विड्रॉल पेनल्टी का मतलब क्या होता है? Now, early withdrawal penalty is basically a penalty that is levied by a bank because of an early withdrawal. अब suppose for example, यहाँ मिस्टर ए था। कौन था? मिस्टर ए ने एक फिक्स डिपॉजिट करवाई। आई होप यू ऑल नो फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, ठीक है ना? मिस्टर ए ने फिक्स डिपॉजिट करवाई फॉर एग्जाम्पल फॉर 5 इयर्स, ठीक है? 5 इयर्स होने के पहले ही अराउंड 3 इयर्स में उसने ये फिक्स डिपॉजिट को तुड़वा लिया। मतलब कि उसने ये फिक्स डिपॉजिट को क्या कर दिया? वापस से ले लिया फिक्स डिपॉजिट को, ठीक है ना?
अब एक बात बताओ, बैंक के पास आपने रखा था फॉर 5 years, लेकिन बैंक उस भरोसे में, बैंक उस पैसे को अपने पास थोड़ी रखती है, बैंक उस पैसे को तो मोबिलाइज करती है ना, जिसको लोन चाहिए उसको लोन देती है। आपको तो पता ही है कि बैंक क्या करती है आपके पैसे का, आपके पैसे को वो मोबिलाइज करती है, जिसको पैसों की जरूरत होती है उसको लोन देती है, वगैरह वगैरह। ना आपने बैंक को बोला मैं 5 साल तक रखूंगा अपना पैसा आपके पास, लेकिन आपने 3 साल में ही विड्रॉ कर लिया, 3 साल में आपने उसको विड्रॉ कर लिया, तो बैंक को धक्का लग गया ना, एक तरीके से बैंक शॉक हो गया कि ये क्या बात हुई, आपने 5 साल बोला था, आपने 3 साल में वापस ले लिया, तो इसकी आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। आपने प्रॉमिस किया था, वादा तोड़ा है आपने बोला था 5 साल रखोगे पैसा, आपने 3 साल पैसा रखा, तो इस बात के लिए हम आपको पेनल्टी चार्ज करेंगे। समझ में आया ना, उसको कहते हैं अर्ली विड्रॉल पेनल्टी। क्या कहते हैं? अर्ली विड्रॉल पेनल्टी। बेसिकली ये आपका पेनल्टी क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, दैट्स इट। ये पेनल्टी ज्यादातर क्या होता है कि जो इंटरेस्ट आपको मिलने वाला था वो इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अर्ली विड्रॉल पेनल्टी। तो इजी है ना ये? नाउ प्लीज सी हियर, an early withdrawal penalty is basically a penalty that is levied मतलब जो चार्ज करता है by a bank because of an early withdrawal of the fixed investment by the investor। आप इन्वेस्टर हो, आपने फिक्स्ड डिपॉजिट करवाया, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करवाया मेरे बैंक में, और फिर आप 3 साल के पहले 4-5 साल के पहले आप ले जाते हो, तो वो हो गया अर्ली विड्रॉल। तो इसके लिए बहुत सारे टाइप्स के पेनल्टीज होते हैं, जैसे कि forfeiting the promised interest। forfeiting का मतलब नहीं देना, रख लेना। forfeit का मतलब होता है रख लेना, ठीक है ना। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको आपके फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट दूंगी, लेकिन सिंस आप पहले ही निकाल चुके हो पैसा, तो मैं आपको वो जो प्रॉमिस इंटरेस्ट मैंने आपको किया था वो मैं अब आपको नहीं दूंगी, मैं रख लूंगी। समझ में आया आपको? तो वो आपका पेनल्टी लग जाता है। ऐसे बहुत टाइप्स ऑफ पेनल्टीज होते हैं फॉर अर्ली विड्रॉल पेनल्टी। लेट्स मूव अहेड नाउ। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ये मैंने अभी अभी आपसे बात करी थी कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का मतलब क्या होता है। नाउ प्लीज सी, अर्नेस्ट मनी का डिपॉजिट का मतलब होता है कि सपोज आपको कोई चीज खरीदनी है, आपको एक बिल्डिंग खरीदना है, आपको एक हाउस खरीदना है। हाउस खरीदोगे आप 1 करोड़ का, तो क्या पूरे के पूरे 1 करोड़ आप एक बार में दे सकते हो? क्या नहीं दे सकते ना। इस हाउस को बुक करने के लिए एक बुकिंग अमाउंट होता है। क्या होता है? एक बुकिंग अमाउंट होता है जो आपको एक पोटेंशियल सेलर परचेजर बना देता है। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। जो आपको क्या कर देता है? आपको एक परचेजर बना देता है। तो ये बुकिंग अमाउंट को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। क्या कहते हैं? अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। कि आपने ये पैसा देके उस हाउस को बुक कर लिया है कि भाई साहब देखो मैंने ये पैसा दे दिया, मतलब मेरा हाउस बुक हो गया, अब मैं धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स करके 1 करोड़ चुका दूंगा। समझ में आया ना? तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट इज मेड बाय द बायर to the potential seller of the real estate in the initial stages of negotiation of purchase। मतलब आप ना देखे होंगे बहुत सारा, जैसे कि ये जो टाउनशिप बनता है, टाउनशिप में बहुत सारे एम्प्टी स्लॉट्स होते हैं, एम्प्टी प्लॉट्स होते हैं जो उसको बेचना होता है। तो बहुत लोग आके अपना EMD सबमिट कर देते हैं, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट दे देते हैं। उसमें से फिर लॉटरी निकलती है, जिसकी निकलती है उसको मिल जाता है, उसका पैसा रख लिया जाता है, बाकी का वापस कर दिया जाता है। तो एक तरीके से आप एक पोटेंशियल बायर बनने के लिए ये पैसा देते हो ताकि आप अपना बुकिंग कर लो उस प्लॉट के लिए, उस हाउस के लिए, उस बिल्डिंग के लिए, उस फ्लैट के लिए, जो भी रियल एस्टेट का जो भी चीज है उसके लिए आप अपने आप को बुकिंग कर रहे होते हो। क्या? तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट ये हो गया आपका। नाउ कैशियर्स चेक, वेरी इजी। सपोज फॉर एग्जांपल आप एक कैश अपने नाम से करते हो, मेरी बात सुनना। अब सपोज फॉर एग्जांपल आपने कैश इशू किया और आपने किया अर्जुन के नाम से ना, अर्जुन ही इसको क्लियर करवा सकेगा, अर्जुन का साइन ही इसको क्लियर करवा सकेगा। तो क्या होता है, कभी कभी हम ना कैश करके साइन चेक वो करते हैं, चेक इशू करते हैं कैश करके, उसको कहते हैं कैशियर्स चेक। कि किसी की नाम की जरूरत नहीं है, वो कैशियर अपने नाम पे क्या करता है, अगर सपोज मुझे चाहिए, उसको पता है कि इसको चाहिए, मेरी सिग्नेचर ऑलरेडी वहां पे है, तो मैं कैश कर दूंगी और वो क्या करेगा, बैंकर आपको पैसा दे देगा, ठीक है, लेकिन साइन मेरा चाहिए होगा, ठीक है, दैट्स इट। या अर्जुन को अलग से जाके वहां पे करवाने की जरूरत है, या अर्जुन को अपने बैंक अकाउंट में अपने नाम पे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कैशियर्स चेक इज ड्रॉन बाय द बैंक ऑन इट्स ओन नेम टू मेक पेमेंट्स other organization, corporation or even individual, to make payments to other organization, individuals। किसी को भी देना होता है तो वो अपने नाम पे क्या करता है, कैश लिख के वो चेक इशू कर देता है, जिससे कि आराम से आप पैसे निकाल सकते हो विदाउट द पर्सन। नाउ कैश रिजर्व क्या होता है? कैश रिजर्व मैंने आपको बताया था कि हर बैंक को, all the banks
मैंडेटरीली उनको अपने बैंक में, सपोज बैंक के पास बहुत पैसे आ गए, बैंक के पास टोटल ऑफ 1000 करोड़ आया, ठीक है ना, टोटल ऑफ 1000 करोड़ रुपीज आए, ठीक है। अब आरबीआई कहता है कि आपको ये 1000 करोड़ के 1000 करोड़ पूरे के पूरे आप मोबिलाइज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट मोबिलाइज ऑल द अमाउंट, आपको कुछ एक रिजर्व में रखना पड़ेगा, कितना, 4%, आपको 4% ऑफ दिस अमाउंट आपको अपने पास रखना पड़ेगा, इसको आप मोबिलाइज नहीं कर सकते, समझ में आया ना। तो उसको बोलते हैं टोटल अमाउंट ऑफ कैश दैट इज प्रेजेंट इन द बैंक अकाउंट, ये आपके बैंक अकाउंट में रहता है और इमीडिएटली आप निकाल सकते हो, एंड कैन बी विड्रॉन इमीडिएटली, समझ में आ गया, उसको आप इमीडिएटली निकाल सकते हो। नेक्स्ट, नाउ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, वेरी इजी। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? इज अ सर्टिफिकेट ऑफ सेविंग्स डिपॉजिट प्रोमिसेस। अब सपोज फॉर एग्जांपल आपने एक फिक्स डिपॉजिट ओपन करा, आप बैंक के पास जाते हो विथ ₹50,000, ठीक है ना, आप बैंक को कहते हो कि भाई साहब मेरा क्या करो, मेरा एक एफडी ओपन कर लो। बैंक ने कहा ठीक है, बैंक ने ओपन कर दिया। प्रूफ क्या है कि बैंक के पास आपका एफडी है? नहीं प्रूफ है ना। बैंक आपको एक सर्टिफिकेट देगी, सर्टिफिकेट में सिग्नेचर किया जाएगा और लिखा जाएगा, एंड इट विल बी रिटन देयर कि आपने डिपॉजिट दिया है जो बैंक के पास है, और उस पे बैंक आपको एक इंटरेस्ट देगी ऑफ अराउंड 9%, 6% जो भी है वो आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। समझ में आया ना। तो इस सर्टिफिकेट को हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इट इज काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ that you have deposited an amount in the bank. समझ में आया। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ सर्टिफिकेट ऑफ सेविंग्स डिपॉजिट दैट प्रोमिसेस द डिपॉजिटर, मतलब आपने डिपॉजिट किया मेरे पास, मैं बैंक हूं, आपने मेरे पास डिपॉजिट किया है, तो मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूं कि आज से 5 साल बाद मैं ये आपने जो 50,000 मुझे दिया है मैं आपको वापस कर दूंगी, और उसके साथ साथ मैं आपको इंटरेस्ट भी दूंगी। तो इसका जो रिटन प्रूफ है ना, वो मैं आपको एज अ सर्टिफिकेट देने वाली हूं, उसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इजी, समझ में आया ना। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी आपका समझ में आ चुका है। लेट्स मूव अहेड नाउ। इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिखिए यहाँ पे। हाँ, installment contract is a contract where the borrower, who is also the purchaser, pays a series of installments that includes interest of the principal amount. बहुत ही easy है ये, बहुत ही सिंपल सा चीज है। जस्ट बिकॉज इट वॉज देयर इन द बुक तो मुझे अलग से लिखना पड़ा, लेकिन इसको समझाने की मुझे कोई जरूरत थी नहीं। प्लीज यहाँ देखिए, अगर आपने सपोज फॉर एग्जाम्पल एक कार परचेज किया है, ठीक है ना, कार परचेज किया है, कार में आपने लोन लेके परचेज किया है, तो लोन में क्या होगा, आपको एक प्रिंसिपल अमाउंट देना पड़ेगा और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट अमाउंट देना पड़ेगा, राइट। तो ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आप क्या करोगे, मंथली दोगे या ईयरली दोगे, जैसे आपका सेटलमेंट है उस हिसाब से आप पेमेंट करोगे। तो बस इसको हम कहते हैं इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जहां पे आप परचेजर हो, जिसने लोन लिया है, जिसने बोरो किया है, और आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, और उन दोनों को मिला के आप जो देते हो उसको हम इंस्टॉलमेंट कहते हैं, और इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को हम इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सिंपल, समझ में आया। वापस से रिपीट कर रही हूं, आप एक परचेजर हो जिसने पैसा लिया है, बोरो किया है, उस पैसे को रिटर्न करने के लिए आपको प्रिंसिपल अमाउंट तो देना पड़ता है, साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। वो आप मंथली ईयरली जैसे हो वैसे पेमेंट करोगे। इन दोनों को मिला के आप जो देते हो उसको आप इंस्टॉलमेंट कहते हो, और इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे, इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। एज सिंपल एज दैट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नाउ लॉक इन पीरियड क्या होता है, प्लीज देखो यहाँ पे लॉक इन पीरियड क्या होता है। Lock-in period होता है a guarantee given by the lender there will be no change in the quoted mortgage rates for specified period. अब suppose for example, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनना। Suppose for example आपको एक कार खरीदना है। You came there on 1st March 2021. आपने बोला कार का पैसा कितना है, कितने पैसे लगेंगे, तो उसने कहा कार का प्राइस है 20 लाख, ठीक है। तो आपने कहा कि आज से 1 मंथ बाद ऑन 1/4/2021 आई विल कम एंड बाय, मैं परचेज करूंगा। मैं परचेज कब करूंगा, 1/4/21 को परचेज करूंगा। तो क्या तब मुझे 20 लाख में मिल जाएगा क्या? तो उस परचेजर, वो जो सेलर है, उसने कहा ठीक है मैं आपके लिए लॉक इन पीरियड कर देता हूं कि अगर तो आप 1 मंथ के
अंदर अंदर परचेज करते हो तो आपको 20 लाख में मिल जाएगा, नहीं तो उसके बाद जो न्यू प्राइस होगा ना उस पे आपको मिलेगा। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो मैंने क्या किया, उस सेलर ने क्या किया, सॉरी आई एम द सेलर, मैंने क्या किया, मैंने बोला कि अगर आप 1 मंथ के विद इन अगर परचेज करते हो तो आपको आज के रेट पे मिल जाएगा, मतलब कि 20 लाख है, 20 लाख में मिल जाएगा। आपको पता है आज से 1 महीने बाद प्राइस शायद बढ़ सकती है, तो अब आपने कहा कि क्या 1 मंथ की तक वो पैसा सेम रहेगा, तो मैंने कहा अगर आप 1 महीने के अंदर परचेज करते हो तो पैसा सेम रहेगा, लेकिन 1 महीने के बाद अगर आप परचेज करते हो तो हम न्यू प्राइस चार्ज करेंगे एज पर द मार्केट, हम मार्केट के हिसाब से चार्ज करेंगे। तो मैंने 1 मंथ के लिए क्या कर दिया, लॉक इन पीरियड कर दिया। 1 मंथ का आपका लॉक इन पीरियड है जहां पे देयर विल बी नो चेंज इन द कोटेड मॉर्गेज रेट्स, मतलब कि जो आपने पैसा का बात किया है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसमें मैंने क्या कर दिया, मैंने एक लॉक इन लगा दिया, दैट्स इट। समझ में आया? नाउ वैल्यू एट रिस्क का मतलब क्या होता है, प्लीज देखिए वैल्यू एट रिस्क का मतलब क्या होता है। वैल्यू एट रिस्क, अब सपोज फॉर एग्जांपल आप बहुत सारा शेयर्स खरीदते हो, ठीक है ना, आपका एक सीमेंट इंडस्ट्री है, इसमें आपने शेयर खरीदा, फिर आपका शू इंडस्ट्री है, इसमें आपने शेयर खरीदा, आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपने एक शेयर खरीदा, आपने आईटी इंडस्ट्री में एक शेयर खरीदा। इस तरीके से आपने एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना लिया, शेयर का वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना लिया। अब होगा क्या, आपका इसमें से कुछ ऐसे जैसे आईटी सेक्टर होगा जिसको आपको लगेगा कि इसमें बहुत रिस्क है, तो इसको मिटिगेट करने के लिए आपने सीमेंट खरीदा, क्योंकि सीमेंट में कोई रिस्क नहीं है, आपको लग रहा है ऐसा। तो इस तरीके से आपने जो भी खरीदा है, जो भी आपका शेयर्स है, जो भी आपका पोर्टफोलियो है, उसमें आपका कोई एक पोर्शन होगा जिसमें आपको पता है कि इसमें बहुत हाई रिस्क है, जो आपका वेरिएशन करता रहता है, कभी हाई कभी लो, लेकिन आपको पता है बहुत फ्लक्चुएट करता है। तो वैल्यू एट रिस्क वही होता है, सम और द पोर्शन ऑफ द वैल्यू दैट इज एट स्टेक ऑफ सब्जेक्ट टू लॉस फ्रॉम द वेरिएशन इन द प्रिवेलेंट इंटरेस्ट रेट। मतलब कि आपका कुछ एक पोर्शन है जो आपके मार्केट पे डिपेंड करता है, अगर आपका मार्केट का इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे आया तो आपके शेयर्स में लॉस होने का आपको चांसेस है। तो इसको कहते हैं वैल्यू, एक वैल्यू एट रिस्क, ये बहुत ज्यादा रिस्की वैल्यू है। समझ में आया ना? तो ऐसा पोर्शन, ऐसा वैल्यू जो आपका रिस्की हो जाएगा इफ थोड़ा सा भी चेंजेस अगर आपके मार्केट के इंटरेस्ट रेट्स में आ गया, तो थोड़ा सा भी अगर आ गया तो आपका जो रिस्क है वो आपका बढ़ जाएगा, उसको हम कहते हैं वैल्यू एट रिस्क। क्लियर? वेरी गुड। नाउ व्हाट इज होलसेल बैंकिंग? बहुत ही इजी है होलसेल बैंकिंग, थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा, नेक्स्ट 15 मिनट्स में आपका क्लास ओवर हो जाएगा, आई होप सो। नाउ होलसेल बैंकिंग क्या होता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल आप बैंक के पास गए, आपका बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है, आप सपोज फॉर एग्जांपल अंबानी गया, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अंबानी। ही वेंट टू द बैंक, उसने क्या किया, उसको एक करंट अकाउंट खुलवाना था। क्या करवाना था? करंट अकाउंट खुलवाना था। उसने करंट अकाउंट खुलवा लिया। फिर उसने क्या किया, फिर बैंक वाले ने उसको बोला, देखो भाई साहब आप तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आपको तो लोन भी चाहते रहता होगा, आपको तो क्रेडिट फैसिलिटीज भी चाहते रहती होंगी, आपके तो इतने सारे अकाउंट्स होंगे, आपके तो कंपनी में एम्प्लॉइज होगा, उसका भी आपको बैंक अकाउंट्स खुलवाना होता होगा। इस तरीके से मैं काम करता हूं, मैं आपको एक पैकेज डील देता हूं, होलसेल में बैंकिंग सर्विसेज दूंगा। मतलब अगर आप बहुत सारा सर्विसेज करवाओगे तो उसको हम क्या कहते हैं, होलसेल बैंकिंग कहते हैं, जहां पे ऑलमोस्ट एक कंपनी का ऑलमोस्ट सारा काम वो बैंक करके देता है। Wholesale banking is a term used for banks which offer services to other corporate entities, large institutions and other financial institutions। लेकिन एक सर्विस नहीं, एक से ज्यादा सर्विसेज वो ऑफर करता है एक पैकेज डील के अंदर, कि इस कंपनी का सारा सामान, सारा बैंकिंग, फाइनेंशियल, एवरीथिंग विल बी डन बाय अस, तो उसको हम कहते हैं होलसेल बैंकिंग। क्लियर? समझ में आया ना? इजी। लेट्स मूव अहेड नाउ। जीरो बैलेंस अकाउंट क्या होता है? जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, अब आप सभी का कोई ना कोई बैंक में अकाउंट होगा जरूर, इफ यू ऑल अंडरस्टैंड, आपका होगा पक्का से, ठीक है ना। अब सपोज फॉर एग्जांपल आपने पीएनबी में खुलवाया है, आपका एसबीआई है, एचडीएफसी है, हर बैंक में आप देखोगे आपको एक मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है।
एक मिनिमम बैलेंस, सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपने पीएनबी में रखा तो आपको 1000 रुपीज आपके बैंक में हमेशा होना पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो आपका इंटरेस्ट कट होगा, ठीक है। उसी तरीके से एसबीआई में भी होना पड़ेगा, एचडीएफसी में भी होना पड़ेगा एक मिनिमम बैलेंस। तो कभी कभी क्या होता है, कोई कोई बैंक अकाउंट्स होते हैं जिसपे आपको कोई भी बैलेंस की जरूरत नहीं है, मतलब कि नो मिनिमम बैलेंस इज रिक्वायर्ड, नो एट ऑल, विच डज नॉट रिक्वायर एनी मिनिमम बैलेंस इज नोन एज जीरो बैलेंस अकाउंट। उसको क्या बोलते हैं, विच डज नॉट रिक्वायर एनी मिनिमम बैलेंस, उसको हम बोलते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट। मतलब इसमें आपको कोई भी बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। लेट्स मूव फर्दर। लास्ट है आपका बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में जीरो डाउन पेमेंट मॉर्गेज। ये भी बहुत सिंपल है कि मतलब कि आप कुछ खरीद रहे हो, आपने कोई घर खरीदा है, उस घर को खरीदने के लिए आपको कोई भी तरीके का डाउन पेमेंट नहीं करना है, आप सारे का सारा पैसा इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। आफ्टर अ मंथ आप खरीद लो, इंस्टॉलमेंट में पैसे दे दो, दैट्स इट। इट इज अ टाइप ऑफ अ मॉर्गेज गिवन टू द बायर हु डज नॉट मेक एनी डाउन पेमेंट्स, देयर आर नो डाउन पेमेंट्स, कोई भी डाउन पेमेंट्स आपका होता नहीं है while borrowing. The mortgage buyer borrows the amount at the entire purchase price. जनधन अकाउंट एग्जाम्पल इसका जनधन अकाउंट, जनधन अकाउंट यहां पे नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट, यहां आएगा। प्लीज यहां लिखना है आपको जीरो बैलेंस में जनधन अकाउंट। जनधन अकाउंट बनाया था ना, अभी मोदी ने स्टार्ट किया था, तो उसमें आपको कोई भी बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। क्या तो जीरो डाउन पेमेंट का मतलब क्या हो गया, जब आप कुछ खरीद रहे हो, कुछ बोरो कर रहे हो, तो आपको कोई भी तरीके का डाउन पेमेंट नहीं करना है, आप पूरे का पूरा परचेज प्राइस में खरीद लो एंड देन व्हाट डू, यू पे इन इंस्टॉलमेंट्स, एज सिंपल एज दैट। देयर आर नो डाउन पेमेंट्स फॉर दिस। क्लियर? नाउ लेट्स मूव फर्दर। बिजनेस टर्मिनोलॉजी जल्दी से करते हैं, कुछ एकदम थोड़े थोड़े बचे हुए हैं एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू ऑल ऑलरेडी नो इट। Now bankruptcy क्या होता है? What is bankruptcy? For example, now suppose for example you are doing a business, okay? And आपने क्या किया, बिजनेस का ट्रैक नहीं रखा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपने सुना होगा सीसीडी का केस, क्या आप जानते हो सीसीडी के साथ क्या हुआ? नहीं जानते हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप थोड़ा सा न्यूज पढ़ो, ठीक है? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अब होता क्या है, जब आप बिजनेस करते हो ना, जब आप बिजनेस करते हो, सीसीडी के साथ क्या हो गया मैं बताती हूँ। उनका धीरे धीरे क्या होने लगा, वो एसेट्स पे एसेट्स परचेज करते गए, वो एसेट्स पे एसेट्स परचेज करते गए, वो सीसीडी को हर तरीके से लगाते गए, अपना बिजनेस को बढ़ाते गए, काफी सारा टी इन स्टेट्स खरीदते गए, जो भी करते गए, उनका एसेट्स जो है ना वो बढ़ता गया। बट साथ ही साथ उनका लाइबिलिटी जो है, क्रेडिट लोन, वो भी इंक्रीज होता गया, डबल रेट्स में वो बढ़ता चला गया। तो धीरे धीरे हुआ क्या, उनका लाइबिलिटी जो है इट बिकेम मच मोर हायर, उनका लाइबिलिटी जो है इट बिकेम मच मोर हायर ह्यूज देन देयर एसेट्स, उनके एसेट्स से ज्यादा उनकी लाइबिलिटी हो गई। तो अगर आप सब कुछ बेच के अपनी लाइबिलिटी चुकाना चाहते हो तो भी वो चुकेगी नहीं, मतलब लाइबिलिटी इतनी ज्यादा है कि सारे एसेट्स को बेचने के बाद भी आपकी लाइबिलिटी पूरी तरीके से नहीं चुकेगी। तो ऐसे केसेस में हम उसको कहते हैं बैंकरप्सी। मतलब अब इनके पास कोई भी तरीके का पैसा नहीं है, कोई भी तरीके का अमाउंट नहीं है, कोई भी तरीके का एसेट नहीं है, कंप्लीटली बैंकरप्ट हो चुके हैं, मतलब कि कंप्लीटली दिवाला निकल गया है। समझ में आया? बैंकरप्सी रेफर्स टू द इकोनॉमिक इंसॉल्वेंसी, इसको इंसॉल्वेंसी कहते हैं, वेयर इन पर्सन्स एसेट्स आर लिक्विडेटेड, मतलब सारे एसेट्स को आप लिक्विडेट कर देते हो, बेच देते हो, टू पे ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज, सारे लाइबिलिटीज को पे करने के बाद फिर भी आपका नहीं चुकता। विद द हेल्प ऑफ बैंकरप्सी ट्रस्टी, एक इंसान को आपको हायर करना पड़ता है और तो कोर्ट को हायर करना पड़ता है, कोर्ट आपको ऑर्डर देगा। इस तरीके से आप पूरा का पूरा ये बैंकरप्सी वाला प्रोसेस करते हो, जिससे आपका सारा एसेट्स को बेच दिया जाता है एंड बेचने के बाद लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है। क्लियर? समझ में आया आपको? Now let's move further. Bottom line. Now what is bottom line? Please यहां देखना, bottom line क्या होता है? Okay. Now आपको एक बिजनेस को हैंडल करना है, तो आप बिजनेस जब स्टार्ट करते हो
तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड इफ योर बिजनेस इज डूइंग गुड और नॉट? हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट? यू अल्टीमेटली चेक द नेट प्रॉफिट, इजंट इट? आप क्या चेक करते हो? आप नेट प्रॉफिट चेक करते हो, एंड देन यू कम टू नो कि क्या मेरा बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है, क्या मेरा बिजनेस लॉस कर रहा है, इजंट इट? नेट प्रॉफिट जब आप चेक करते हो तो बेसिकली आप अपने रेवेन्यूज को चेक करते हो, आप अपने रेवेन्यूज को चेक करते हो, आप अपने एक्सपेंसेस को चेक करते हो, आप अपने कॉस्टिंग को चेक करते हो, आप अपना टैक्सेस को चेक करते हो, राइट? और फिर बेसिकली इन सारी चीजों को कैलकुलेट करके आप अपना नेट प्रॉफिट निकालते हो। बस इसी चीज को, जिससे आपको बिजनेस का इनकम एक्सपेंसेस अच्छे से डिफाइन हो जाता है, इसी सारे टर्म्स को जिससे आपका बिजनेस का इनकम एंड एक्सपेंसेस अच्छे से आप डिफाइन कर पाते हो, आप उनका प्रॉफिट, आप उनका रिजल्ट निकाल पाते हो, एक बिजनेस का रिजल्ट निकाल पाते हो, उसको हम कहते हैं बॉटम लाइन। क्या कहते हैं? बॉटम लाइन। समझ में आया ना? तो बेसिकली बॉटम लाइन के पास आप लिख लो नेट प्रॉफिट, ताकि आपको एक बार रिवीजन के टाइम पे इजी रहे। तो क्या होता है इन प्लेन इंग्लिश? बॉटम लाइन मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर और एस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग। बॉटम लाइन मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो मैं आपको क्या पूछूंगी कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? आप मेरे को क्या बोलोगे? हाँ अच्छा चल रहा है, रेवेन्यूज भी आ रहे हैं, ठीक है सब। लेकिन अल्टीमेटली बॉटम लाइन अगर मैं आपको पूछूं, देख भाई प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, घर में पैसा आ रहा है या घर से पैसा जा रहा है, बॉटम लाइन तो वही है ना। तो बॉटम लाइन इसीलिए कहा गया है कि अल्टीमेटली व्हेन यू डू अ बिजनेस, हाउ डू यू डिफाइन योर बिजनेस इज सक्सेसफुल? हाउ डू यू डिफाइन इट? By the net profit. That is how you define the business. तो बॉटम लाइन ऑफ द बिजनेस इज व्हाट? नेट प्रॉफिट। और वो कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा रेवेन्यू से, एक्सपेंसेस से, कॉस्टिंग से, इनकम टैक्स से। सो अगर मैं आपको बोलूं कि बॉटम लाइन टर्म्स क्या क्या है, बॉटम लाइन कैसे डिफाइन कर सकोगे, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? हम रेवेन्यू से बता सकेंगे, हम एक्सपेंसेस से बता सकेंगे, हम कॉस्टिंग से बता सकेंगे, हम इनकम टैक्स से बता सकेंगे। ये सारी चीजों को जब हम एनालाइज करते हैं, डिफाइन करते हैं, तब हमको अपना बॉटम लाइन पता चल जाता है। इज द बिजनेस डूइंग गुड और नॉट? इज द बिजनेस डूइंग वेल और नॉट? इज द बिजनेस सक्सेसफुल और नॉट? तो बेसिकली आपका पूरा बिजनेस का बॉटम लाइन इज द नेट प्रॉफिट। एम आई गेटिंग नेट प्रॉफिट और नॉट? ये आपका बिजनेस का बॉटम लाइन है, इसीलिए मैंने यहां पे आपको लिखवाया है, प्लीज राइट बॉटम नेट प्रॉफिट। नाउ इन बीसीके इट मे बी डिफाइंड एज द फर्म्स इनकम आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम द रेवेन्यूज। तो बीसीके में बॉटम लाइन क्या है? मतलब आप मेरे को बहुत कुछ बता रहे हो, आप मेरे को बहुत कुछ समझा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं लास्ट में क्या बोलूंगी आपको कि बॉटम लाइन क्या है, मतलब कहना क्या चाहते हो, What is the thing that you want to say? तो वैसे ही बिजनेस में आपका बॉटम लाइन होता है बिजनेस का इनकम, ठीक है। These expenses include interest charges, paid on loans in general, मतलब सारे तरीके की कॉस्टिंग, all types of costings, all type of taxes, ये सारी चीजों को मिला के हटा के आप जब नेट प्रॉफिट निकालते हो, इसको हम कहते हैं बॉटम लाइन। बराबर, चलो आगे चलते हैं विद ट्रिपल बॉटम लाइन। नाउ ट्रिपल बॉटम लाइन क्या होता है? जब मैं आपको बोलती हूं कि बिजनेस का अच्छा हो रहा है या नहीं, तो आपने मुझे नेट प्रॉफिट दिखा दिया। अब मैं आपको बोलूंगी कि इकोनॉमी का बेटरमेंट हो रहा है या नहीं, मतलब कंट्री का बेटरमेंट हो रहा है या नहीं, क्या हमारी कंट्री आपके बिजनेस की वजह से कुछ एक अच्छा कर रही है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम बिजनेस का प्रॉफिट परफॉर्मेंस तो कैलकुलेट करते ही हैं, हम बिजनेस का परफॉर्मेंस तो कैलकुलेट करते ही हैं ऑन द बेसिस ऑफ अटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट, लेकिन साथ ही साथ हम पीपल, अपने एम्प्लॉइज का कितना ध्यान रखते हैं, हम प्लैनेट का, एनवायरनमेंट का कितना ध्यान रखते हैं, ये सारी चीजों को भी उसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो यहां लिखो नेट प्रॉफिट प्लस पीपल प्लस एनवायरनमेंट, मतलब या तो प्लैनेट। समझ में आया ना? तो जब हम बॉटम लाइन के साथ पीपल और एनवायरनमेंट को इंक्लूड कर देते हैं तो ट्रिपल बन गया ना, तो ट्रिपल बॉटम लाइन बन जाता है वो। समझ में आया ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है। पहले हम सिर्फ बिजनेस के बारे में सोच रहे थे, अब हम देश दुनिया के बारे में सोच रहे हैं बस। तो जब हम देश दुनिया के बारे में सोचते हुए, taking all the macro elements into our analysis, into our examination of the business, जब हम सारे macro elements को भी ले लेते हैं, तब हम उसको as a whole, as a society कितनी डेवलप कर रही है, कंट्री कितनी डेवलप कर रही है, कंट्री की इकोनॉमी कितनी डेवलप कर रही है, हम ये सारी चीजें देखते हैं, तब हम उसको कहते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन। क्लियर? तो ये बात याद रखना, ट्रिपल बॉटम लाइन में आपका पीपल इंक्लूड होता है और इन्वायरमेंट और प्लैनेट इंक्लूड होता है, लेकिन बॉटम लाइन में आपका सिर्फ प्रॉफिट इंक्लूड होता है। क्लियर?
चलो, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग वेरी इजी। अगर आपको आज एक इलेक्ट्रॉनिक, आप सभी का अगर कोई भी इनकम टैक्स है, अगर आप फाइलिंग करवाते हो तो आपको पता होगा कि आप कैसे करवाते हो, ऑनलाइन करवाते हो, कोई नहीं आजकल जाता। तो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग इज अ सिस्टम ऑफ फाइलिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय रेगुलेटर्स, बाय गवर्नमेंट। मतलब आपको जो गवर्नमेंट जो भी चीजें मांगती है, आप ऑनलाइन भरते हो ना फॉर्म। अभी आईसीएआई आपसे एग्जामिनेशन फॉर्म मांग रही है, तो आप भर रहे हो ना फॉर्म, तो उसको आप कैसे भर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म भर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर रहे हो, वही सेम चीज है। इट इज अ मेथड ऑफ फाइलिंग टैक्स रिटर्न्स एंड टैक्स रिफॉर्म्स ऑन द इंटरनेट, दैट्स इट। या आप इलेक्ट्रॉनिकली जब टैक्स रिटर्न्स फाइल कर देते हो तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम। लास्ट फ्यू टॉपिक्स है, सिर्फ 3 टॉपिक और बचे हैं, जल्दी से देख लेते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब सपोज फॉर एग्जांपल आप एक शुगर केन लेते हो, शुगर केन को आप प्रोसेस करते हो और प्रोसेस करके आप शुगर बनाते हो और शुगर के साथ आप गुड़ बनाते हो। गुड़, आई होप शुगर के साथ एक और चीज बनाते हो, सपोज फॉर एग्जांपल शुगर बनाते हो। तो ये शुगर आप बना रहे हो, दिस इज योर प्रोडक्ट विच यू आर मेकिंग। आप ये शुगर केन को प्रोसेस करते हो, प्रोसेस करके आपने शुगर बना लिया। शुगर बनाते वक्त ना कुछ एक वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट को हम मोलासेस कहते हैं, ठीक है ना। कुछ एक वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट को हम क्या कहते हैं, मोलासेस कहते हैं। ये वेस्ट आप बना नहीं रहे थे लेकिन ये बन गया, इसको हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट। मतलब ऐसा चीज जो हम बनाते नहीं है वो बन जाती है, मतलब कि ऑटोमेटिक। तो इस मोलासेस को आप एनिमल को फीड करने में यूज कर सकते हो और बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हो। तो ये हो गया आपका बाय प्रोडक्ट विच यू डू नॉट मेक इंटेंशनली, इट इज जस्ट अ प्रोसेस। ये आपका प्रोसेस में बन जाता है। शुगर इज व्हाट यू आर मेकिंग इंटेंशनली, ये आप जानबूझ के बना रहे होते हो। समझ में आया? जॉइंट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स 2 or more products separated in the course of the same processing operation, usually requiring further processing, each product being in the such proportion that no single product can be designed as a major product. ऑयल की इंडस्ट्री में। तो अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे मैंने सिर्फ जॉइंट प्रोडक्ट के बारे में लिखा है, बाय प्रोडक्ट के बारे में नहीं लिखा, प्लीज बुक से ले लेना। तो जॉइंट प्रोडक्ट में क्या लिखा है, आप एक सपोज फॉर एग्जांपल आप एक ऑयल को प्रोसेस कर रहे हो। ऑयल को प्रोसेस करते वक्त आप पेट्रोल बना रहे हो, आप डीजल बना रहे हो, पेट्रोल और डीजल दोनों साथ में बना रहे हो। मेरी बात समझना। तो ये हो गया आपका जॉइंट प्रोडक्ट्स। दोनों को अलग अलग प्रोसेसिंग चाहिए लेकिन दोनों एक ही चीज से निकल रहा है। जब आप बना रहे होते हो तो दोनों प्रोडक्ट्स को सेपरेट करते हो, उसको एक और स्टेप करके आप प्रोसेस करते हो ताकि दोनों अलग अलग प्रोसेस हो जाए, लेकिन बना रहे हो वही सेम प्रोसेस यूज करके। तो इसको बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स। मैंने आपको बता दिया है कि कोई चीज जो आप बना नहीं रहे होते हो वो ऑटोमेटिकली बन जाता है और वो प्रोसेस का एक हिस्सा होता है। क्लियर? टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, प्लीज इसको ध्यान से सुनना, ये आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे टर्म इंश्योरेंस और होल लाइफ इंश्योरेंस में। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, सपोज फॉर एग्जांपल देयर इज अ मैन, यहाँ पे एक मैन है, इसने अपना टर्म इंश्योरेंस करवाया। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, आपको एक टर्म दिया जाता है। टर्म मतलब कि फॉर एग्जांपल कि आपको कितने साल तक ये इंश्योरेंस चाहिए। आपने कहा 85, ठीक है ना। अब 85 के अंदर इफ विदिन 85 अगर आप मर जाते हो, मतलब अगर कोई भी इंसान, ये इंसान डाइड, इफ विदिन 85 ही डाइज और इंजर्स हिमसेल्फ या जो भी इंश्योरेंस है, तो क्या होगा, पेमेंट मिल जाएगा, आपको पूरा का पूरा इंश्योर्ड अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर सपोज आफ्टर 85 अगर वो मरता है, आफ्टर 85, तो आपका टर्म इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाएगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपका एक टर्म होता है, अगर उस टर्म के अंदर अगर आप मर जाते हो या इंजर हो जाते हो या कुछ भी, तो आपको पेमेंट मिल जाता है। लेकिन अगर सपोज आफ्टर उस टर्म के बाद अगर कुछ होता है आपके साथ, तो आपका वो टर्म इंश्योरेंस एक्सपायर बोला जाता है और आपको कुछ भी नहीं दिया जाता। समझ में आया ना? नेक्स्ट, होल लाइफ इंश्योरेंस। इसमें कुछ टर्म नहीं होता, टर्म आपका होता ही नहीं है, आपका होल लाइफ के लिए रहता है। इस होल लाइफ में अगर आप कभी भी आपको कुछ हो जाता है, अगर आप इंजर हो जाते हो, कुछ भी हो जाता है, आपको पैसा मिल जाएगा। देयर इज नो टर्म इन दिस। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत इजी है, कोई भी टर्म इसमें होता नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक वर्ड है यहाँ पे, इट इज इंश्योरेंस फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड विच प्रोवाइड्स फॉर नो डिफरेल। नो डिफरेल का मतलब नो एक्ट ऑफ पेमेंट, कोई भी एक्ट ऑफ पेमेंट नहीं होता। नो एक्ट ऑफ पेमेंट, कोई भी पेमेंट का एक्ट नहीं होता अगर वो आपका पीरियड के बाद होता है, तो उसका एक्सपायरेशन हो चुका होता है तो उसको कुछ भी नहीं
मिलेगा। होल लाइफ में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, आपको होल लाइफ के लिए रहता है आपका पॉलिसी, आराम से जब भी कुछ हुआ आपको पैसा दे दिया जाएगा। आई होप आपको ये क्लास समझ में आया है, आपको ये क्लास अच्छी लगी है, एंड इफ यस प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम लिंक का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव बीन आस्किंग मी अबाउट द एग्जामिनेशन फॉर्म कि मैम कैसे भरना है, क्या है, डिक्लेरेशन का क्या है, ICI हैज बीन कंफ्यूजिंग अ लॉट। तो ये सारी क्वेरीज मैं अभी बहुत जल्द आपको आज अपलोड करके दे दूंगी, बहुत सारे क्वेरीज है बच्चों के, ये सारा चीज मैं आपको दे दूंगी ताकि आपको इजी हो जाए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने को भी। Thank you so much everyone. See you in the next class, and please stay safe, stay at home and keep studying. And I am hoping all of you clear your exams with flying colors. Thank you so much everyone. Bye bye. See you in the next class.